नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। जैसा कि आप जानते हैं, सेगमेंट में हम हेल्थ से जुड़े विषयों पर बात करते हैं और हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपके हर सवाल का जवाब। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज हम चर्चा करेंगे बांझपन के इलाज की। आज बांझपन हमारे समाज में एक आम समस्या है। 6 में से एक कपल बांझपन का शिकार हैं। वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि IVF के जरिए कई कपल का माँ बाप बनने का सपना पूरा हो रहा है। लेकिन आज भी इस ट्रीटमेंट को लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल, कई शंकाएं हैं। आज इसी पर बात करेंगे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर मंजू डागर से, जिन्हें इस फील्ड में लगभग 20 सालों का अनुभव है। डॉक्टर डागर गुरुग्राम में नेस्लिंग IVF नाम के एक फर्टिलिटी सेंटर को चला रही हैं। डॉक्टर डागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you, Gunjan. Thank you so much to provide this podium to educate the people about IVF. डॉक्टर डागर, आज हम IVF के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानती हैं कि 6 में से एक कपल इंडिया में बांझपन का शिकार हैं और हर किसी का माँ बाप बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता, पर एक आज IVF एक जरिया है उनका माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, IVF यानी कि जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो एग्जैक्टली में क्या है और किन लोगों को इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गुंजन आपने, एंड बहुत सही बोला आपने कि यस, इंडिया में 6 में से एक कपल जो है वो निसंतानता या बांझपन का शिकार है। और इस केस में जो हम IVF करते हैं इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अंडे बनाते हैं किसी भी लेडी के, उन अंडों को हम बाहर निकालते हैं और हम जो अंडे बनाते हैं वो हमारा टारगेट होता है 10 से 15 अंडे बनाएं, और वो बाहर निकाल के हम स्पर्म के साथ शरीर से बाहर उनका फर्टिलाइजेशन कराते हैं। और जो बच्चा तैयार करते हैं, एम्ब्रियो जिसको हम बोलते हैं, भ्रूण, उसको फिर हम बाद में सही टाइम पे यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं, एंड देन विल चेक द रिजल्ट ऑफ द IVF वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट। सो अगर हम देखा जाए तो IVF को हम 4 भाग में इसको पूरा करते हैं। वन इज कि हम इसको पहले इवेलुएट करते हैं कपल को कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वुमेन कपल की हेल्थ को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। फिर हम उसके इंजेक्शन प्लान करते हैं, क्योंकि नेचुरल में एक ही अंडा बनता है, बट इन IVF आवर टारगेट इज टू मेक 10 to 15 eggs. So we plan the injections and we give injection daily for 10 days, and then we monitor in between whether the female is responding well or not, and we can optimize our injection accordingly. On day 10 हम एक trigger देते हैं to release the egg out, but before they release inside the body we take them outside the body, and on the same day we take husband's sperm, we mix them, we make them fertilize, we culture them, we make the embryos and transfer inside the uterus. So this is the whole process of IVF. डॉक्टर डागर, मैं टेस्ट के बारे में जानना चाहूँगी कि कौन से टेस्ट IVF से कराने से पहले और कराने के बाद कपल्स के किए जाते हैं? यहाँ पे हम कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी कपल में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसको हम IVF शुरू करने से पहले उसको हम ठीक कर पाए, और उसको ठीक करके हम मैक्सिमम उसको सक्सेस रेट दे सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी लेडी में या किसी हस्बैंड में शुगर की प्रॉब्लम है तो पहले हम उस शुगर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो चांस ऑफ सक्सेस जो है वो नीचे चला जाएगा। दूसरा है हार्मोन्स, जिनको हम कंट्रोल करते हैं। सारे हम हार्मोन्स के टेस्ट करते हैं, जैसे थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, हम एग रिजर्व देखते हैं, अंडा बनने की क्षमता क्या है, हम शुक्राणु चेक करते हैं कि शुक्राणु कैसे हैं, शुक्राणु नॉर्मल हैं, हम IVF करना पड़ेगा हमको, या हमें एक ICSI हम बोलते हैं ICSI करना पड़ेगा। वो उन केसेस में होता है जिनमें स्पर्म कम है, वो चल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम ये सारे टेस्ट हम करते हैं। हस्बैंड का स्पर्म चेक करते हैं, हम एग रिजर्व कैपेसिटी देखते हैं, हम सारे हार्मोन टेस्ट करते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि जैसे थायराइड है, थायराइड अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो वी नीड टू कंट्रोल बिफोर वी गो हेड इन IVF। क्योंकि अगर हमने थायराइड कंट्रोल नहीं किया, हमने शुगर को कंट्रोल नहीं किया, तो ऐसे जो फैक्टर्स हैं जिनको हम टेस्ट करते हैं, सो दैट वी कैन ऑप्टिमाइज, वी करेक्ट देम, एंड देन वी गो हेड IVF, सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज आवर सक्सेस रेट। डॉक्टर, मैं आपसे IUI ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहूँगी और ये कैसे IVF से अलग होता है?
आईयूआई एक बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। इस केस ये आईवीएफ से ऐसे डिफरेंट है कि आईवीएफ में हम एग को बाहर निकालते हैं, स्पर्म को भी बाहर निकालते हैं, हम बॉडी के बाहर, शरीर के बाहर उसको फर्टिलाइज कराते हैं। इन आईयूआई व्हाट वी डू, वी गिव सम टैबलेट और इंजेक्शन अलोंग विद द टैबलेट दैट वी मेक द एग। In IUI, our target is to make 2 eggs or maybe 1 egg. Not more than 3 is our cutoff. In IVF, we make approximately 10 to 15 eggs. And in IUI, we won't take out the egg outside the body. We make the egg to release inside the body. And in IVF, we take out the eggs. IUI में हम क्या करते हैं, हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, एंड बहुत ही एक पतली सी जो कैथेटर है उसके जरिए अगर आप देखेंगे तो हम इसके जरिए हम यूट्रस के अंदर जो है वो वॉश किया हुआ स्पर्म हम उसमें छोड़ देते हैं जब एग रिलीज होने वाला होता है उस टाइम पे। और उसके बाद हम 16 और 18 डेज के बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट। दिस इज एन very similar to the natural process. It's very cost effective, but success rate is little lower. In IVF, success rate is around 40% in one cycle, but in IUI it is around 15 to 20% per cycle. And the criteria for IUI is that lady must have one open tube, fallopian tube. In IVF, if both tubes are closed, both tubes are blocked, then IVF is the only option. And the husband's sperm should be motile in good number so that they can fertilize the egg. These are the some criteria that we can decide the treatment whether patient is fit for IUI or IVF. If we do IUI and approximately 3 to 6 cycle of IUI we advise to a couple, if not successful then we can also offer to IVF to them. डॉक्टर डागर, मैंने कई कपल्स को देखा है या हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि आईवीएफ का नाम सुनते ही कई लोग मतलब ये फील करते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड जटिल प्रोसेस है। ये क्या ऐसा है क्या? ये आईवीएफ पहले थोड़ा सा जटिल प्रोसेस होता था, बट आजकल काफ़ी एडवांसमेंट इसमें है, काफ़ी रिसर्च इसमें आई है जिससे आईवीएफ को और बहुत सिंप्लीफाई किया गया है। इसमें क्या है कि लेडी को लगता ओहो इंजेक्शन लगने हैं 10 दिन, यस, अगर किसी को एक दिन इंजेक्शन लगवाना है तो उसको लगता है कि इट्स ओके, बट अगर किसी को कॉन्टिन्यूसली 10 दिन इंजेक्शन लगवाने हैं तो वुमेन बिकम स्केयर, ओहो 10 दिन इंजेक्शन लगाने हैं। बट दीज इंजेक्शन आर वेरी फाइन इंजेक्शंस and you can take on your own. We teach the couple, they can take on their own. It's like insulin injection. Diabetic patient can take throughout the life and 3 times a day, and these are only once a day and they can take on their own. These are the 10 days injection. So I think for the injection part it is not a jatil process. And then we retrieve the egg, that is under anesthesia, that is the woman won't feel that. After egg retrieval, only 2 or 3 days there is a little pain that woman can suffer for this. And then the transfer is like a normal ultrasound process is type, like we do pap smear is like this. There's not a very jatil process, but yes, jatil process is like couple की जो सारी लाइफ है, जो सारी प्लानिंग्स है वो यहाँ पे रुक जाती है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। इसलिए जटिल प्रोसेस है, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वहाँ पे वेट करना पड़ता है उसको, फिर बार बार वहाँ पे डेडिकेटेड समय देना पड़ता है आपको, समय देना पड़ता है डेडिकेटेड उसको। एंड उसमें उसको प्रोसेस जब होता है ना, जो उसको जब जटिल लगता है, जब वो सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो नथिंग लाइक इट देयर, इससे बेस्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जिसका भी सक्सेसफुल होता है जैसे इससे अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एंड जिसका सक्सेसफुल नहीं होता है देन इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर ऑल्सो, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो बिकॉज इट्स अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट, यू कैन होल्ड योर ऑल प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर ओवर हियर। सो इन दोज केसेस तो आई वुड लाइक टू से कि ये एक फिजिकली पेनफुल प्रोसेस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल पेनफुल प्रोसेस है अगर फेल हो जाए तो। जैसे कि आपने कहा कि कई बार फर्स्ट ट्राई जो होता है वो सक्सेस नहीं हो पाता, तो ऐसा होता है कि क्या अगर आपका फर्स्ट ट्राई सक्सेस नहीं हुआ तो आप सेकंड में ट्राई कर सकते हैं या थर्ड ट्राई कर सकते हैं? यस, ऐसा होता है क्योंकि आईवीएफ का सक्सेस रेट 40% है। 40% मतलब अगर हमने 100 कपल्स को हमने आईवीएफ किया तो 40% जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका सक्सेसफुल हो जाता है। बट अगर किसी का मान लो 60% का अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो सेकंड उसमें राउंड में उनको जाना पड़ता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हम ऐसा होता है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सेकंड प्रोसेस में हम बताते हैं कि यस इट कैन बी सक्सेसफुल। इन फर्स्ट प्रोसेस सम टाइम इट फेल
and in second cycle they will conceive. In first cycle, when we do first cycle, surplus embryo we can freeze and we can give transfer in a second attempt. In those cases लेडी को सिंपल गोलियां खाना है, लाइन उसका प्रिपेयर करना है एंड वी ट्रांसफर द एम्ब्रियो इनसाइड. अगर हम ऐसे करके 3 साइकिल का अगर हम चांस लेते हैं तो इट कैन बी 80 to 90%. बट देर आर सम प्रॉब्लम इन दैट केसेस के सक्सेस रेट उतना हाई नहीं होता है. वो डिपेंड करता है व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द नॉन कंसीविंग. बांझपन के लिए क्या फैक्टर्स हैं जिसके लिए वो कंसीव नहीं कर पा रहा है. लाइक ट्यूब ब्लॉक है, इजीली कंसीव हो जाता है. यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है ऐसी जो करेक्ट होने लायक नहीं है, यस वहाँ पे सक्सेसफुल उनके अपने उससे होना मुश्किल है. अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है, या स्पर्म बहुत अच्छा नहीं है, काउंट कम है या एब्सेंट है. ऐसे केसेस में फिर हमें और एडवांस टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है उसको सक्सेस रेट देने के लिए. डॉक्टर, जब हम देखते हैं कि कोई कपल कंसीव नहीं कर पाता, माँ बाप बनने में सक्षम नहीं होता, तो हमेशा फीमेल को दोषी माना जाता है, जो हमारी सोसाइटी कहती है. बट हम मेल इनफर्टिलिटी की बहुत कम बात करते हैं. मेल इनफर्टिलिटी क्या है, आप ये हमें समझाइए. अभी जो पहले एक जमाना था जब यस हम फीमेल को दोष देते थे कि इनफर्टिलिटी जो है यानी संतानता केवल फीमेल की वजह से, बट ऐसा नहीं है. अभी बिल्कुल 50-50% है. 35% cases because of female infertility, 35% cases because of male infertility, and rest 35% is because of combined factor, that little problem in both side. So मेल इनफर्टिलिटी क्या है कि मेल इनफर्टिलिटी में हम देखते हैं मेनली शुक्राणु. तो शुक्राणु की जो क्वालिटी है, जो उसका नंबर है, अगर वो ठीक प्रोड्यूस ना हो तो दैट कैन लीड्स टू मेल इनफर्टिलिटी. एंड ये अभी बहुत ही कॉमन है एंड दिस इज ऑन राइजिंग ट्रेंड ऑल्सो इन इंडिया. This is because of lifestyle, because of smoking, because of weight, and all these problems can lead to the male infertility on the higher side. So अगर आपका शुक्राणु जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी बनावट अच्छी नहीं है, उसकी चलने की क्षमता अच्छी नहीं है, नंबर अच्छा नहीं है, that can lead to male infertility. डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि IVF प्रोसेस में कितना स्टार्ट टू फिनिश कितना टाइम लगता है. अप्रॉक्सीमेटली हमें 10 to 12 डेज तो एग बनाने में और मेच्योर करने में लगते हैं. देन वी रिट्रीव द एग 2 more days, 14 days, and after 5 days blastocyst. That 5 days embryo is a good embryo to give pregnancy, so we go ahead for day 5 transfer. So approximately 20 to 22 days. But sometime if we found if any problem in a lady, like if we are thinking of risk of OHSS, then we can cancel our या postpone our embryo transfer, that we can plan in the next cycle. So approximately you can take around 2 months. कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं IVF करवाने के? IVF कराने के साइड इफेक्ट, आई टोल्ड यू, IVF कराने के साइड इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. इंजेक्शन जो होते हैं वो बहुत ही फाइन इंजेक्शन होते हैं. इंजेक्शन की वजह से क्या होता है कि डेली इंजेक्शन लेना है, थोड़ा सा उसको सॉरीनेस लगता है. सेकेंड, उससे इंजेक्शन से नोजिया लग सकता है, थोड़ा फटीग लग सकता है उसको. इससे ज़्यादा कुछ नहीं. बाकी जो है कई बार क्या होता है, हम इंजेक्शन इस तरीके से प्लान करते हैं कि हमें 10 या से 15 अंडे मिल जाएं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे PCOD है, PCOS, जिसमें नंबर ऑफ एग हम कितना है इंजेक्शन की अमाउंट को कंट्रोल कर लें, लेकिन वो उसमें ज़्यादा बनते हैं. तो वो जो केसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम. तो ये जो ओवरी हैं ये ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर जाती हैं, हमारे इवन इंजेक्शन की अमाउंट को कंट्रोल करते हुए भी ये OHSS में लैंड करते हैं. तो ये एक समस्या है, एक साइड इफेक्ट है कि जिसमें हम, बट ऐसे केसेस को जो है, जो हम रिस्क फैक्टर जो हम कैलकुलेट करते हैं पहले से ही, इनको हम उस तरीके से लेके जाते हैं. हम इंजेक्शन चेंज करते हैं ट्रिगर के टाइम पे, फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर को पोस्टपोन करते हैं नेक्स्ट साइकिल के लिए. तो उसमें हम OHSS को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं. पहले ये बहुत ही बड़ी समस्या थी, पर नाउ डेज तो IVF इज टोटली OHSS फ्री. हम एंटागोनिस्ट साइकिल लेते हैं, ट्रिगर को चेंज कर देते हैं, ट्रांसफर को पोस्टपोन कर देते हैं, सारे एम्ब्रियो फ्रीज करके नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करते हैं. तो इन केसेस में एग रिट्रीवल के बाद ओनली 7 डेज तक ही थोड़ा सा लेडी को हल्का प्रॉब्लम रहता है, उसके बाद वो सब उसका रिलीव हो जाता है. तो वी टेक ऑल मेजर्स टू अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेशन. दिस इज टोटली इन आवर हैंड टू अवॉइड दिस. एंड OHSS में क्या होता है कि अगर हम सेम टाइम पे ट्रांसफ़र कर दें और उसमें अगर प्रेगनेंसी हो जाता है
तो पेट में पानी आना, छाती में पानी आना, सांस फूलना, डिस्कम्फर्ट होना, बहुत ज़्यादा पानी भर जाना, इवन आईसीयू तक की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये जो रिस्क फैक्टर अगर किसी पेशेंट में ऐसे होते हैं तो हम उनको पहले ही बता के चलते हैं कि हम आपका सेगमेंटेड आईवीएफ करेंगे, दैट वी डू योर आईवीएफ इन 2 पार्ट्स। वन इज we take out the egg, we make the embryo, we freeze with us. And second part is we make the lining, we prepare your endometrium, your lining of the uterus, and then we transfer in the next cycle. So this is the way we can prevent the OHS. Second is ectopic pregnancy. In normal population, ectopic pregnancy is 2%. And when we do IVF, it is little on higher side, but if we are careful in transferring the embryo inside the uterus, just 1.5 to 2 centimeter below the fundus, then we can prevent that ectopic pregnancy also. Ectopic pregnancy is the pregnancy in the tube. That pregnancy is not on the right place. And that is also an emergency. Third is sometime ovary can tolt. When only one egg is formed, ovary becomes in the normal size. But when we make 10 eggs, the ovary becomes on the large side, and there is a tendency sometimes they can twist. So that is one complication in IVF, but it is very rare, and even we don't discuss it. Just we advise couples some tips to avoid it, like avoid heavy weight lifting, avoid constipation, avoid coughing, and all these you do your normal activity, but avoid all these things so that we can prevent it. डॉक्टर, मैं आपसे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी जानना चाहूँगी कि कोई कपल जब कंसीव कर लेता है तो वो नेचुरल जैसे प्रेगनेंसी होती है उसको बहुत नेचुरली लेता है, बट जब आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी होती है तो उसको बहुत कि अब आपको हैवी वेट नहीं उठाना या रेस्ट करना है, बेड रेस्ट करना है, तो ऐसा भी कुछ होता है। साथ ही मैं इसके एक्सपेंस के बारे में भी जानना चाहूँगी, कितना एक्सपेंसिव होता है आईवीएफ और उसकी सक्सेस रेट क्या है? जब प्रेगनेंसी हो जाता है तो बहुत ऐसा डिफरेंस नहीं है नेचुरल प्रेगनेंसी में और आईवीएफ प्रेगनेंसी में। बस उसमें एक लेडी को ध्यान रखना है, रूटीन एक्टिविटी अपना करना है, बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह का मिथ है कि बेड रेस्ट नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। एंड सेकेंड इज एक क्वेरी इज जो कपल हमारे पास आते हैं पूछते हैं कि अबॉर्शन का कोई रिस्क नहीं है आईवीएफ में। जो नॉर्मल 5 to 10% जो जनरल पॉपुलेशन में होता है वही आईवीएफ में होता है। एक लेडी जो नेचुरल कंसीव कर सकती है वो भी अबॉर्ट कर सकती है, जो आईवीएफ से कंसीव करती है वो भी अबॉर्ट कर सकती है, तो रिस्क इज सेम। सेकेंड जो होता है, हम कोई ऐसा बेड रेस्ट नहीं बताते हैं, प्रेगनेंसी आर बोथ आर द सेम। बस आपको अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, हेल्दी डाइट लेना है, अपने आप को हाइड्रेट करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको अपनी मेडिसिन टाइम पे लेना है। वो हॉर्मोन्स की मेडिसिन है, वो आप टाइम पे लेते रहिएगा। बाकी आईवीएफ और नेचुरल कंसेप्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कितना एक्सपेंसिव है और कितना सक्सेस रेट है इसका? इसका आईवीएफ का सक्सेस इज 40% per cycle. If we do cumulative success rate of 3 cycles, that it can be around 80%. तो अगर हम इसका एक्सपेंस की बात करते हैं तो हमें आईवीएफ प्रोसेस को ये समझना पड़ेगा कि एक्सपेंस कहाँ है। एक्सपेंस है, हम आईवीएफ शुरू करने से पहले जो टेस्ट करते हैं उनका एक्सपेंडिचर आता है। जो हम आईवीएफ में इंजेक्शन लगाते हैं, ये बहुत ही ऐसे इंजेक्शन है जो फाइन टेक्नोलॉजी से, जो रिकमेंड टेक्नोलॉजी से तैयार किए जाते हैं और ये इंडिया में आते हैं, तो इन पे जो टैक्सेस और वो होते हैं तो ये कॉस्टली होते हैं। थर्ड इज जब हम पेशेंट को बेहोश करके जब अंडे निकालते हैं तो उस टाइम पे जो हम प्रोसेस करते हैं, जो कल्चर मीडिया, जो डिशेस और जो आते हैं, जो न्यूट्रिशन, जो कल्चर मीडिया हम देते हैं वो वही होता है जो वुमेन को इनके इनसाइड जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, बच्चे को ग्रो करने में जो होता है वही हम बाहर देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इतनी एक्सपेंसिव है कि ताकि हम एम्ब्रियो को, वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी का रिस्क या कुछ ऐसा। ये सारी टेस्टेड हैं, ये बाहर से आती हैं, इन पे टैक्सेस होते हैं एंड ये कॉस्टली हैं, दैट मेक द आईवीएफ कॉस्टलियर। एंड अगर आप कॉस्ट की बात करें तो ये हर कपल के लिए एक अलग कॉस्ट देता है, क्योंकि जो इंजेक्शंस की डोजेज होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि तुम्हारा आईवीएफ का एक्सपेंडिचर क्या रहेगा। वो जो डोजेज है वो डिपेंड करती हैं लेडी का वेट क्या है, उसकी एज क्या है, उसका अंडा बनने की क्षमता क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डोज डिसाइड होती है और उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर भी जाता है। जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि आईवीएफ कोई जटिल या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, पर आप अपने डॉक्टर पर पूरा विश्वास रखिए ताकि आपका भी जो माँ बाप बनने का सपना है वो पूरा हो सके। डॉक्टर डागर, अपना समय निकालने के लिए और इस विषय को हमें इतनी ईजी तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गुंजन, थैंक यू सो मच। अगर आपके मन में भी प्रेगनेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सहेली ऐप। ये एक प्रेगनेंसी केयर ऐप है जिसमें आप प्रेगनेंसी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।